बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एनालिटिक फंक्शन को स्टडी कर चुके हैं। हमने देखा कि किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशंस क्या हैं, हमने उनको प्रूव किया था। अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं समझा तो उनको सबसे पहले समझें ताकि इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। इन प्रॉब्लम 1 and 2 द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक फॉर ऑल जी शो दैट काशी-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट एवरी पॉइंट। हमने देखा कि किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशंस क्या थी कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, इसको हमने पहले स्टडी किया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसमें वो काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 में हमने यही करना है। हमें ये गिवन है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है और हमने ये प्रूव करना है कि काशी-रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है f ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं z की जगह x प्लस आयोटा वाई। यहाँ से x प्लस आयोटा वाई का क्यूब है, जब ये ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3 प्लस आयोटा वाई की पावर 3 प्लस 3x इंटू आयोटा वाई x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, a प्लस बी की पावर 3 ये फार्मूला ओपन किया हमने। यहाँ से x की पावर 3 एज इट प्लस आयोटा की 3 y3 प्लस 3x आयोटा वाई x प्लस आयोटा वाई। यहाँ से x की पावर 3 वैसे ही आएगा। आयोटा की पावर 3 हमें पता है माइनस आयोटा की इक्वल होती है। ठीक है, तो ये माइनस आयोटा y की पावर 3 प्लस 3, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म से, 3x स्क्वायर y आयोटा माइनस 3xy स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आयोटा 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 स्क्वायर होना था तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसलिए माइनस 3xy स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन आ गया। ठीक है, जिसमें ये रियल पार्ट है जिसको हम u कह देते हैं और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन का जिसको हम v कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं u और v के। वो हमने फाइंड किया, u का पहले विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया तो वो आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट y, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, 0 होगा और माइनस 6xy। इसी तरह से u का फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 6xy आएगा। v का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ux इक्वल है vy के और vx इक्वल है माइनस uy के। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ये काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये CR इक्वेशंस होती हैं तो इनको सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन। तो यही हमने प्रूव करना था कि फंक्शन एनालिटिक है और प्रूव करेंगे काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है और वो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने कि ये हमें गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है। हमने ये प्रूव करना है कि काशी-रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई होती है, मीन्स कि हमने ये इक्वेशन चेक करनी है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए आप u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 to 8 है, शो दैट गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। अभी मैंने बताया कि नेसेसरी कंडीशन क्या थी किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की, कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 में हमने यही प्रूव किया है कि हमें गिवन था कि फंक्शन एनालिटिक है और प्रूव करेंगे CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्वेश्चन 3 to 8। इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था, क्राइटेरिया फॉर नॉन एनालिटिसिटी। ठीक है, कि अगर कोई किसी फंक्शन में CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा 3, 5, 7 और 8। इसी तरह 4 और 6 ये आपने खुद प्रैक्टिस करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं पहले, f ऑफ z इज इक्वल टू रियल ऑफ z। हमने प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इसके लिए हम C
सी आर इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू रियल ऑफ जी, यहाँ पे जी की जगह पुट करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से रियल ऑफ दिस, इसका रियल पार्ट क्या है एक्स, तो एफ ऑफ जी इक्वल आएगा एक्स के। यहाँ से u किसके इक्वल आएगा, रियल पार्ट x के, और इमेजिनरी पार्ट v जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट इनके हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y, तो वो हमारे पास कुछ ये आएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ux नॉट इक्वल टू वी वाई, बट यू वाई इक्वल है माइनस वी एक्स के, लेकिन ये जो एक इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि काशी-रीमान इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड एट एनी पॉइंट, सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। यही हमने प्रूव करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 4z माइनस 6z कॉन्जुगेट प्लस 3। यहाँ पे आप z की जगह पुट करें x प्लस आयोटा वाई और z कॉन्जुगेट की जगह x माइनस आयोटा वाई, और जब इसमें आप रियल पार्ट और इमेजिन पार्ट को सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फंक्शन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये u ऑफ एक्स वाई इसको कह दें माइनस 2x प्लस 3 को, और 10y को v कह दें, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू x और y, u का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो माइनस 2 आएगा, इसी तरह u का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 0 आएगा, v का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 0 होगा। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 10 आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ux नॉट इक्वल टू वी वाई फॉर ऑल z, आप z कुछ भी पुट करें, मतलब कि -2 नॉट इक्वल टू 10, यहाँ से कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन में पुट करें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसका मतलब है काशी-रीमान इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड एट एनी पॉइंट, सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। जब भी आपने प्रूव करना होगा कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उसके लिए आप सी आर इक्वेशन को चेक करें कि सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब है फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, इसको हम लिख सकते हैं 0 आयोटा। तो यहाँ से मैं कह देता हूँ कि यू ऑफ एक्स वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है और वी ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल है। इसके जब पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वी ऑफ वाई मीन्स के 2x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल z एक्सेप्ट ओरिजिन। इसी तरह से uy नॉट इक्वल टू माइनस vx या 2y नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल z एक्सेप्ट एट ओरिजिन। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं कि देखें कि 2x नॉट इक्वल टू 0 है और इसी तरह से 2y नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल z। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी दोनों, एक्सेप्ट ओरिजिन, ओरिजिन के सिवा, मतलब कि z इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट के अलावा आप कोई भी पॉइंट लें जी, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अगर ये ओरिजिन लेंगे तो फिर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। वो किस तरह से, z अगर 0 लें तो इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, तो जब x 0 लेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह y 0 लेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है सी आर इक्वेशन ओरिजिन के लिए सेटिस्फाई कर रही है, बाकी कोई भी पॉइंट लें उसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सो सी आर इक्वेशन आर ओनली सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली एट ओरिजिन बट इट इज़ नॉट एनालिटिक एनीवेयर because at the origin there is no neighborhood at which function is differentiable। इसका मतलब है कि ये देखें कि अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सिर्फ यहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, लेकिन एनालिटिक नहीं। एनालिटिक के लिए क्या कंडीशन थी कि पॉइंट के ऊपर भी डिफरेंशिएबल हो और इसके नेबरहुड में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो फिर वो एनालिटिक होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाई ऑन आर एट द ओरिजिन, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली एट ओरिजिन। यहाँ पे डिफरेंशिएबल तो है लेकिन इस ओरिजिन पे ये एनालिटिक नहीं है, ओरिजिन पे भी एनालिटिक नहीं है और किसी और पॉइंट पे भी एनालिटिक नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि एट द ओरिजिन, अगर ओरिजिन की बात करें तो
वहाँ पे नेबरहुड नहीं है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता, ठीक है। बाकी तो कहीं पे भी एनालिटिक होगा ही नहीं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती थी एनालिटिक होने की अगर इसके नेबरहुड में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता, ठीक है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन भी एनालिटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसी तरह से, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से यू ऑफ एक्स वाई ये है और वी ऑफ एक्स वाई ये है। जब u का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इक्वेशन रूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। इक्वेशन रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 2x आएगा और ये 0 होगा, ठीक है। ये इस तरह से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। इसी तरह से v का फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू y, v हमारे पास ये है, इसका जब विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कुछ ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप u का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लें, ये u है, इसका विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो क्या आएगा, यानी कि इधर भी इक्वेशन रूल लगेगा, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब ऊपर x है, इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y तो वो 0 होगा, ठीक है। x कांस्टेंट कंसीडर होगा, माइनस ऊपर वाला एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो 2y होगा, ठीक है। यहाँ से यह आएगा माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह से v का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वेशन रूल लगेगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर y है, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 0 होगा, ठीक है। माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, y एज इट, और नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 2x आएगा, इसको ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ux नॉट इक्वल टू वी वाई, इसी तरह से uy नॉट इक्वल टू माइनस वी एक्स। सो इट्स मीन्स कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन भी एनालिटिक नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक हमने ये प्रूव करना था कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 16 में हमने क्या करना है। शो दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक इन एन अप्रोप्रिएट डोमेन। हमने 9 से 16 तक ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है इन अप्रोप्रिएट डोमेन, किसी डोमेन में वो एनालिटिक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है किसी डोमेन में तो इसका मतलब है उस डोमेन में फंक्शन एनालिटिक होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपने ये प्रूव करना हो कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, मीन्स कि हमने ये नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। अगर हमने ये प्रूव करना है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं, अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। अगर हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उसके लिए सी आर इक्वेशन चेक करें, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अगर ये प्रूव करना है एनालिटिक है तो चेक करें सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करती हैं तो फंक्शन एनालिटिक होगा, ठीक है। तो 9 से 16 तक हमने यही करना है कि सी आर इक्वेशन को चेक करेंगे किस डोमेन में वो सेटिस्फाई हो रही हैं, जिस डोमेन में वो सेटिस्फाई होंगी उस डोमेन में फंक्शन एनालिटिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कॉज वाई माइनस आयोटा ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई। अब यहाँ से u ऑफ एक्स ये होगा हमारे पास और v क्या होगा, v ऑफ एक्स वाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो u और v हैं ये दोनों कॉन्टीन्यूस है पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे पॉइंट पुट करें, कोई भी पॉइंट के लिए आप चेक कर सकते हैं इनको कॉन्टीन्यूस, ठीक है। कॉन्टीन्यूस भी आपने पढ़ा होगा कि किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है, ठीक है। इसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं तो आप कॉन्टीन्यूस आप चेक कर सकते हैं कि ये तमाम यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के तमाम पॉइंट्स के लिए u और v कॉन्टीन्यूस हैं। अब हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन एनालिटिक है, उसके लिए सी आर इक्वेशन को चेक करना है हमने। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास ये आएंगे चारों के चारों, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये भी कॉन्टीन्यूस हैं पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इनमें पुट करें और फंक्शन अनडिफाइन हो जाए।
तो इसका मतलब है पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये कंटिन्यूस है। अब 1, 2, 3 और 4 इनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यू एक्स वी वाई के इक्वल है। ठीक है, ये यू एक्स इक्वल है वी वाई के और यू वाई ये इक्वल है माइनस वी एक्स के। ठीक है, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं। ठीक है, सिंस सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड ऑन सी, पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई पॉइंट लें, यहाँ पे पुट करें यू ऑफ एक्स इक्वल टू वी ऑफ वाई, मतलब इन में और इसमें पुट करें, आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे काशिर मान सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फंक्शन जो होगा वो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं नेक्स्ट हम। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स माइनस वन स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ से ये हमारे पास u है और ये v है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो u और v है आर कंटिन्यूस ऑन c माइनस वन, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूस नहीं है दोनों फंक्शन u और v, यानी कि ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस हैं या नहीं, वो किस तरह से हमें पता चलेगा उसको देखते हैं। अब देखिए कि z इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन दोनों अनडिफाइन हो रहे हैं, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे x1 और y0 पुट करें, इन दोनों में x1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0 और y को 0 पुट करेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी x1 और y0 पुट करेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा और ये u और v दोनों अनडिफाइन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है u और v ये कंटिन्यूस होंगे पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक्सेप्ट 1, z इज इक्वल टू 1 मीन्स के इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम निकाल दें तो फिर ये u और v पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हैं, सॉरी कंटिन्यूस हैं। ठीक है, अब हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। u का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है हमने। ठीक है, ये है u, इसका विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो क्वेश्चन रूल लगेगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट, ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 1 आएगा, यहाँ पे 1। ठीक है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, ये x माइनस 1 एज इट, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट माइनस 2 है, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये u ऑफ x ये आएगा। इसी तरह से u ऑफ y आप फाइंड कर सकते हैं, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इसी तरह से आप v ऑफ x फाइंड करेंगे और v ऑफ y फाइंड करेंगे, और इनको देखते हुए आप कह सकते हैं कि इट इज़ क्लियर दैट ux uy vx vy आर कंटिन्यूस ऑन c माइनस 1। ठीक है, मतलब कि ये जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं वो भी इस डोमेन में कंटिन्यूस हैं। ठीक है, मतलब z इज इक्वल टू 1 के लिए ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर 0 हो जाएंगे z इज इक्वल टू 1 जब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। ठीक है, x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होंगे, मतलब कि ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स भी इस डोमेन में कंटिन्यूस हैं और u भी खुद भी इस डोमेन में कंटिन्यूस है। ठीक है, और हम देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 से कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, और ये सी आर इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो रही हैं वो इस डोमेन में सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, 1 डोमेन में इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन होगा ये एनालिटिक होगा इस डोमेन में। क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर आर माइनस आयोटा साइन थीटा ओवर आर। यहाँ से इसको हम कह देते हैं कि ये u है और ये v है। यहाँ से आप एक और बात ऑब्जर्व करें कि अब जो u और v है ये दोनों r और थीटा के फंक्शन है। ठीक है, अब जब हमने सी आर इक्वेशन चेक करनी है तो वो पोलर फॉर्म में चेक करेंगे। ठीक है, मीन्स के पोलर फॉर्म में हमें पता है कि सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, ये होती हैं। ठीक है, ये लिखी हुई हैं।
एक ये इक्वेशन है और एक ये है, क्योंकि हमें फंक्शन जो है वो आर और थीटा पोलर फॉर्म में गिवन है। तो जब सी हमने ये चेक करना है कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए सी आर इक्वेशन चेक करनी थी। तो चूंकि फंक्शन पोलर फॉर्म में था तो इसलिए अब सी आर इक्वेशन भी पोलर फॉर्म में हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें सी आर इक्वेशन के लिए पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर चाहिए, पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा चाहिए, इसी तरह से पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा, इन चारों की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। वो ये हमने फाइंड की। फिर इनको जब इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। और ये किस डोमेन के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं? होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, बट जीरो के लिए नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि z इज इक्वल टू जीरो निकाल दें उसमें से, इस डोमेन में से, क्योंकि अगर z इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो इसको हम z इज इक्वल टू जीरो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू जीरो इंटू कॉस थीटा, ठीक है, पोलर फॉर्म में z की मैं लिख रहा हूँ, पोलर फॉर्म z की कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा r है, मतलब r जीरो है। तो जब r की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये तो अनडिफाइन हो जाएंगे u और v दोनों। इसी तरह से इनके पार्शियल डेरिवेटिव भी जीरो होंगे, अनडिफाइन हो जाएंगे जीरो पे। तो इसका मतलब है पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लिख सकते हैं, बस उसमें से जीरो निकाल देंगे। इस पे u और v कॉन्टीन्यूस नहीं है, इसी तरह से उनके पार्शियल डेरिवेटिव भी कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो सी आर इक्वेशन जो होंगी वो इस डोमेन में सेटिस्फाई होंगी, ठीक है, उस डोमेन में भी जीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब है सी आर इक्वेशन इस डोमेन में सेटिस्फाई हो रही हैं तो फंक्शन भी इस डोमेन में एनालिटिक होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 की तरह ही है, ये भी पोलर फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म में हम चेक करेंगे। ये हमारे पास u है और ये v है, और आप देख सकते हैं कि ये u और v जो है कॉन्टीन्यूस है पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। अब कोई भी आप पॉइंट आप यहाँ पे पुट करें तो ये कहीं भी अनडिफाइन ही हो रहे u और v दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्टीन्यूस है, और इनके पार्शियल डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो वो भी पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्टीन्यूस होंगे, ठीक है। देन चेक करें सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं। पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन ये होती हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन में पुट की तो ये आएगी, सेटिस्फाई कर गया। इस तरह से दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इट्स मीन सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, सो गिवन फंक्शन इज एनालिटिक ऑन सी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। 9 से 16 तक हमने देखा कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, ठीक है। यानी कि हमने प्रूव ये करना था कि फंक्शन एनालिटिक है किसी अप्रोप्रिएट डोमेन में। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करती हैं तो फंक्शन एनालिटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है, इसमें हमने फाइंड करने हैं कांस्टेंट ए बी सी और डी सो डैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। एक चीज़ हमें गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है और हमने इनमें जो कांस्टेंट आ रहे हैं उनको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 3z माइनस वाई प्लस 5 प्लस आयोटा इंटू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 3। यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट आ रहे हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और एक चीज़ गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास u है और ये v है, ठीक है। अब इनके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें। विद रिस्पेक्ट टू x लिया u का तो वो 3 आएगा, v का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो a आएगा। इसी तरह के u का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो -1 आएगा, v का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो वो b आएगा, ठीक है। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड किए। अब चूंकि हमें गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, ये पहले हमने बात की है, ठीक है। अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। तो इसका मतलब है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इक्वल होगा माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें, यू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स 3 के इक्वल है और पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई बी के इक्वल है, ठीक है। तो इस यहाँ से b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू मिल गई हमें। इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो -1 इक्वल आएगा -a के, तो a इक्वल आ गया 1 के, यहाँ से हमें a की वैल्यू भी मिल गई। तो इस क्वेश्चन में हमने बस ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस अयोटा इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, सी और डी, इन चारों की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और एक चीज़ गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है। इससे पहले हम ये u है हमारे पास और ये v है, इनके हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास ये आएंगे। ठीक है, यहाँ से अब हमें गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हम लिख सकते हैं यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। इनकी वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करेंगे, यू एक्स की वैल्यू 2x प्लस ए वाई है और वी वाई की डी एक्स प्लस 2y है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ से x और y के जो कोफिशिएंट है उनको हम कंपेयर करें। यहाँ पे x का कोफिशिएंट d है और इस साइड पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो d इक्वल टू 2, d की वैल्यू मिल गई हमें। y के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, y का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है तो a इक्वल टू 2 मिल गया हमें। ठीक है, d और a की वैल्यू मिल गई हमें, c और b की चाहिए हमें। नेक्स्ट इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए एक्स प्लस 2by इज इक्वल टू माइनस 2cx माइनस डी वाई। यहाँ भी आप x और y के कोफिशिएंट कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे माइनस 2c है, ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से y के कंपेयर करेंगे तो 2b इक्वल आएगा माइनस डी के। अब हमने a की और d की वैल्यू फाइंड की हुई है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे माइनस 2 है तो ये इधर आन के डिवाइड होगा तो c की वैल्यू मिलेगी -1। इसी तरह से d की वैल्यू है 2, तो 2b इज इक्वल टू -2, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो b की वैल्यू मिलेगी -1। यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की -1 और d की भी 2 हमें मिल गई। यही हमने फाइंड करने थे। ठीक है, इन कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 to 22 शो दैट गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। अब देखें कि फिर हमने यही प्रूव करना है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसके लिए हमने क्या देखना होगा कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल अलोंग द इंडिकेटेड कर्व। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस तरह ये हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अयोटा एक्स वाई और कर्व हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस जो कर्व है वो कह रहे हैं कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है इस एक्स एक्सिस के अलोंग, बट इस एक्स एक्सिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले अगर हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है किसी भी पॉइंट पे, तो उसके लिए हमने ये प्रूव करना है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती इस कर्व के ऊपर। ठीक है, कर्व हमारे पास एक्स एक्सिस है और प्रूव फिर बाद में देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस कर्व के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, हियर यू ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 2x वाई। अब इनके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए हमने, वो ये आए। ठीक है, नेक्स्ट काशी-रीमान इक्वेशंस में इनको जब पुट करेंगे तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2x, एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन दूसरी इक्वेशन जो है uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2y नॉट इक्वल टू माइनस 2y। अब देखिए कि हमने प्रूव क्या करना था कि गिवन फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है लेकिन डिफरेंशिएबल है अलोंग दी इंडिकेटेड कर्व। हमने ये प्रूव करना था कि फंक्शन इस एक्स एक्सिस के अलोंग एनालिटिक नहीं है लेकिन इस एक्स एक्सिस के अलोंग डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो हमने देखा कि सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है ये देखें, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब है सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो इट्स मीन के फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एक बात प्रूव होगी। ठीक है, अब देखिए कि अगर आप y को 0 पुट करते हैं, मतलब कि y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस। ठीक है, जब आप y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो उस केस में काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब है कि इस x एक्सिस पे काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। कोई भी आप पॉइंट लें इस x एक्सिस पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, तो इसका मतलब है कि इस x एक्सिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक क्यों नहीं है, कोई भी पॉइंट चूज करें उस पॉइंट का नेबरहुड नहीं है,
जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता, ठीक है। इसी तरह अगर ये पॉइंट है तो इसका नेबरहुड नहीं है फंक्शन जहाँ पे डिफरेंशिएबल होता। तो इसका मतलब ये यही प्रूव हमने करना था कि फंक्शन जो है अलोंग इंडिकेटेड कर्व एनालिटिक नहीं है लेकिन डिफरेंशिएबल है। तो हमने देखा कि सिंस हियर इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 0, मतलब कि सिर्फ y इज इक्वल टू 0 के सिवा इसके अलावा सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर y 0 लें तो सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब है फंक्शन एनालिटिक तो नहीं है क्योंकि हियर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन डिफरेंशिएबल होगा अलोंग x एक्सिस, ठीक है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर इसका डेरिवेटिव भी कुछ होगा। अब हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। वो किस तरह से फाइंड करेंगे? हमने जब किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की सफिशिएंट कंडीशन पड़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया था वो इसके इक्वल आया था, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हुए डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने परेशान नहीं होना कि ये किस तरह से हमने इसके इक्वल लिख दिया। ये हमने बात प्रूव की हुई है जब हमने सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव किया था, ठीक है, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पार्शियल यू और पार्शियल एक्स चाहिए, वो हमने पहले फाइंड किया हुआ है 2x है। पार्शियल वी और पार्शियल एक्स की वैल्यू क्या है? पार्शियल वी और पार्शियल एक्स वो भी हमारे पास 2y है, क्योंकि हम x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं वहां पे y 0 होता है, तो पार्शियल वी और पार्शियल एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अलोंग x एक्सिस है ना, मीन्स कि x एक्सिस के ऊपर ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे y 0 होगा, तो इसलिए फंक्शन का डेरिवेटिव फिर 2x होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि x एक्सिस और y एक्सिस, यानी कि ये x एक्सिस और इस y एक्सिस के अलोंग सिर्फ फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एनालिटिक नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। यू एफ एक्स वाई का होगा ये, और v हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने फाइंड किए, देन सी आर इक्वेशन में पुट किया, तो दोनों इक्वेशन अब सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये बात प्रूव होगी। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है। अब देखेंगे सी आर इक्वेशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब अगर यहाँ पे हम x और y दोनों 0 लें, अगर x को 0 लेंगे तो इसका मतलब है y एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है। इसी तरह से अगर y को 0 लेंगे तो वो x एक्सिस होगा, तो x 0 और y 0 के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। अब देख सकते हैं कि अगर x को 0 लेते हैं तो 0 इज इक्वल टू 0, इसी तरह y 0 लेते हैं तो 0 इज इक्वल टू 0, तो सी आर इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, x एक्सिस के लिए और y एक्सिस, इनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सिर्फ उनके लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट लें तो उसका नेबरहुड नहीं मिलेगा। तो ये प्रूव हो गया कि सी आर इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, मतलब इनके अलावा सेटिस्फाई नहीं हो रही। द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट बट डिफरेंशिएबल अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 21 भी इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई प्लस माइनस एक्स, और इस केस में हमारे पास कर्व ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 जो कि लाइन है, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि इस लाइन के अलोंग फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिक नहीं है, तो उसके लिए फिर वही करेंगे, यू ऑफ एक्स ये है, वी ऑफ एक्स ये है, एक्स वाई ये है, पार्शियल डेरिवेटिव्स इनके फाइंड किए हमने, सी आर इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही लेकिन ये वाली हो रही है, ठीक है, यू वाई इक्वल है माइनस वी एक्स के, और ये एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है फंक्शन एनालिटिक नहीं है क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये इस तरह से कुछ लाइन है, ठीक है, स्लोप 1 है, y इंटरसेप्ट 2 है। हमने प्रूव करना है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, मतलब इस लाइन के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिक नहीं है, वो हमने प्रूव कर दिया है
क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब देखें कि जब ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी अगर हम y की जगह x प्लस 2 लें, आप यहाँ पे पुट करें, मतलब कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, वाई की जगह पुट करेंगे x प्लस 2 तो क्या आएगा 2x प्लस 4 माइनस 5, तो ये इक्वल आएगा 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब है सिर्फ इस लाइन के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई है, ये तो पहले ही कर गई है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है सिर्फ इस लाइन के लिए सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई है सिर्फ इस इक्वेशन के लिए, तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के लिए सेटिस्फाई हुई तो इस लाइन के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, सो इक्वेशन 2 सेटिस्फाई बट इक्वेशन 1 इज नॉट सेटिस्फाइड एक्सेप्ट दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन के अलावा सेटिस्फाई नहीं हो रही सी आर इक्वेशन, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक बट डिफरेंशिएबल अलोंग दिस लाइन। अब अगर डिफरेंशिएबल है इस लाइन पर तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फिर फंक्शन का वो डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे, एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स प्लस अयोटा वी वाई को, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए यू एक्स किसके इक्वल था 2x माइनस 1 प्लस अयोटा वी एक्स किसके इक्वल है वी एक्स माइनस 1, तो इसकी जगह माइनस 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एफ प्राइम ऑफ जी किसके इक्वल आ गया 2x माइनस 1 इन माइनस अयोटा, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है। ठीक है, इस लाइन के अलोंग, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में यूज 9 टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन प्रॉब्लम 9, इसी तरह से यूज 9 टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन प्रॉब्लम 11। अब देखें कि डेनिस जी जिल की बुक से इक्वेशन नंबर 9, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 की जो सेक्शन 3.2 है उसकी इक्वेशन नंबर 9 को कहते हैं यूज करके हमने प्रॉब्लम नंबर 9 का डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 11 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास ये वाली है, एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू जो अभी मैं लिख रहा था कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह से ये भी आप ले सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई माइनस योटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। आप अभी जो पीछे क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है वो आप इसको लेके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन को यूज करके हमने इन 9 और 11 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये आप खुद करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है कि ये फंक्शन है तो इसको यूज करके हमने डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो इसके लिए हमें अगर इसको यूज करते हैं इस इक्वेशन को, तो इसके लिए u का विद रिस्पेक्ट टू x और v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव चाहिए। u हमारे पास ये है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें, और v ये है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें, और यहाँ पे पुट करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह से आप ये यूज कर सकते हैं इसको कि v का विद रिस्पेक्ट टू y लें, u का विद रिस्पेक्ट टू y लें, और यहाँ पे पुट करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन सेक्शन 2.1 वी डिफाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई की पावर जी इन दिस मैनर। ठीक है, सेक्शन 2.1 हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर जी को इस तरह से डिफाइन किया था। ठीक है, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस अयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि फंक्शन जो है ये ई की पावर जी ये इंटायर फंक्शन है। ए पार्ट को पहले हम प्रूव करते हैं और बी पार्ट में हमें प्रूव करना है कि उसका डेरिवेटिव उसी के इक्वल है। ए पार्ट में अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ई की पावर जी फंक्शन है ये इंटायर है, तो इसके लिए हमने क्या प्रूव करना होगा। इंटायर फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो। इसका मतलब है हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, और एनालिटिक के लिए क्या प्रूव करेंगे कि सी आर इक्वेशन पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन के तमाम कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, मतलब के लिए सबसे पहले हमने इंटायर के लिए एनालिटिक प्रूव करना था, और एनालिटिक के लिए हम प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये इसमें ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है होल कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए। तो इसका मतलब है फिर फंक्शन एनालिटिक होगा, क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो एनालिटिक होगा, अगर एनालिटिक होगा तो फिर वो इंटायर होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जी इसके इक्वल है। यहाँ से यू ऑफ एक्स ये है, वी ऑफ एक्स
वाई ये है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए करें और सी आर इक्वेशन को चेक करें कि सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए इनके, ये आए चारों के चारों, ठीक है। इट इज़ आल्सो क्लियर दैट पार्शियल डेरिवेटिव्स u एंड v आर कंटिन्यूस ऑन c, यानी कि u और v दोनों कंटिन्यूस है कॉम्प्लेक्स प्लेन c पे, और इनके पार्शियल डेरिवेटिव भी होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पार्शियल कंटिन्यूस हैं। अब इनको सी आर इक्वेशन में पुट किया हमने, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड इन सी, पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे सेटिस्फाई हो रही है सी आर इक्वेशन। तो इसका मतलब है फंक्शन पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है। अगर पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है तो फिर वो इंटायर है, ठीक है। इंटायर फंक्शन की डेफिनेशन थी कि ऐसे फंक्शन को इंटायर फंक्शन कहते हैं जो पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो। अब हमने सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना था कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है फंक्शन के इक्वल है। तो अब हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या एक दूसरा रिलेशन था कि पार्शियल v ओवर पार्शियल y माइनस आयोटा पार्शियल u और पार्शियल x, इसको भी आप y, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए और इसकी वैल्यू चाहिए, ये हमने पहले फाइंड की है। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा e की पावर x cos y प्लस आयोटा e की पावर x sin y। अब ये देखें कि ये किसके इक्वल था, e की पावर z के, ठीक है। और e की पावर z क्या था, f ऑफ z, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के इक्वल ही आ गया, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, शो डैट f प्राइम ऑफ z मॉड स्केयर इक्वल है u x स्केयर प्लस v x स्केयर इक्वल टू u y स्केयर प्लस v y स्केयर। इसको हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमें फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, उसका फिर हम मॉड लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल है, u ऑफ x प्लस आयोटा v ऑफ y, सॉरी v ऑफ x। अब यानी कि पीछे जो हमने रिलेशन पढ़े हैं, f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल था, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस आयोटा पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ठीक है। इसी तरह से ये इक्वल था, यानी कि ये f प्राइम ऑफ z था, और ये इक्वल था, एक दूसरा भी रिलेशन था कि पार्शियल v ओवर पार्शियल y माइनस आयोटा पार्शियल u ओवर पार्शियल y, ठीक है। ये तो हमने यही लिखा है कि f प्राइम ऑफ z इसके इक्वल है, ये हमें पता है, ठीक है। ये f प्राइम ऑफ z है। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, ठीक है, क्योंकि शो में जो प्रूव करना है उसमें मॉडुलस चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो अब हम इसका मॉडुलस लेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन का। तो वो क्या आएगा, मॉड ऑफ f प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू, इसका मॉड क्या आएगा, u ऑफ x का स्क्वायर प्लस v ऑफ x का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, इसी तरह से इक्वल टू, और इसका मॉडुलस क्या आएगा, vy का स्क्वायर प्लस माइनस uy का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस uy स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और होल का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर ले लें पूरी इक्वेशन का, तो क्या आएगा, f प्राइम ऑफ z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर विच इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 जिसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।